रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने कंक्लूड किया कि जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम में, न्यूक्लियस के एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस रिसाइड करता है एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं। सबकी अपनी अपनी एक फिक्स ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं। और जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट करते हैं। ये हम लोगों ने पीछे अभी देखा है। नाउ अब हम लोग को ये देखना है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम लोगों को समझना है कि वो सारे टर्म्स कौन से हैं। तो जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक क्या है? टर्म्स रिलेटेड टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो इसको मैं हेडिंग डाल लूँ कि हम लोग को जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी नेक्स्ट हम लोग को देखना है वो है टर्म्स रिलेटेड टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स में जो हम लोगों ने देखा उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स के जो पॉइंट्स हम लोगों को मिले हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं और इन सारी चीज़ों को हम यहाँ भी समझने वाले हैं। तो हमको देखना है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स जो इन्होंने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, उस अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने कंक्लूजन अभी डिस्कस कर लिया और कंक्लूजन से ये पाया कि किसी भी एटम का जो सेंटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के। और जो इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज जो कंक्लूड करेगा इलेक्ट्रॉन्स, वो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस का नेट चार्ज के इक्विवेलेंट होगा, जिसके कारण टोटल एटम जो होगा वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब जो टर्म्स रिलेटेड टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोगों को देखना है, इसमें सबसे पहला टर्म जो आएगा वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बच्चों? इम्पैक्ट, ये हम लोग जानेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिंबॉलिक नोटेशन यूज कर रहा हूँ बी का। हम इम्पैक्ट पैरामीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। तो पहला टर्म जो हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जानेंगे वो है इम्पैक्ट पैरामीटर और हमने किसका उसके लिए सिंबल क्या यूज किया है? बी। अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? तो इम्पैक्ट पैरामीटर जब हम किसी, यहाँ से हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया था टुवर्ड्स गोल्ड एटम और हम लोगों ने देखा कि सारे अल्फा पार्टिकल आए और डिफरेंट एंगल से स्कैटर्ड हो गए। तो अल्फा पार्टिकल मान लिया जाए, अल्फा पार्टिकल जो 2 है या 2-3 या 3-4 या 4 अपने पाथ में चल रहे थे और चलने के दौरान बिफोर डेविएशन ये एटम के वो एक्सिस जो न्यूक्लियस के सेंटर से होते हुए पास हो रही है उससे जितना सेपरेशन रखे हैं उन सेपरेशन को हम लोगों ने क्या बोला? इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? द सेपरेशन बिटवीन द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स गोल्ड न्यूक्लियस फ्रॉम द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम, ठीक है। तो एटम के जो न्यूक्लियस है उससे सेंटर, उसके सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस है उस एक्सिस से इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल बिफोर डेविएशन जो सेपरेशन रखे हुए हैं दैट सेपरेशन इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये हमने मान लिया, ये जो पहली लाइन हम 1 पॉइंट से लाइन कंसिडर किए हैं इसको मान लेते हैं कि दिस आर द एक्सिस ऑफ द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। नाउ अगर हम ये देखें कि 2 पार्टिकल या 2 पार्टिकल, 2 पार्टिकल अल्फा पार्टिकल नंबर 2 या अल्फा पार्टिकल नंबर 2 ये इंसिडेंट हो रहे हैं गोल्ड एटम की तरफ,
तो ये अल्फा पार्टिकल एक्सिस से, एक्सिस जो न्यूक्लियस के सेंटर से पास हो रही है, उससे जितने सेपरेशन पे हैं बिफोर डेविएशन, डेविएशन होने के पहले, उस सेपरेशन को हम लोगों ने क्या बोल दिया, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है बच्चों, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, इट इज सेपरेशन बिटवीन alpha particle, not alpha particle, incident alpha particle, incident alpha particle separation between incident alpha particle from the axis passing from the axis which is passing from center of nucleus, center of nucleus, न्यूक्लियस के अल्फा गोल्ड एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है, उस एक्सिस से अल्फा पार्टिकल के इंसिडेंट जो हो रहे हैं उनके बीच के पाथ के सेपरेशन का बिफोर डेविएशन होने के पहले जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन को हम लोगों ने क्या बोला, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो यहाँ हमने माना कि ये मान लेते हैं हमारा न्यूक्लियस है, दिस आर द न्यूक्लियस, और हमने इसके तरफ अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ये हमने मान लिया एक्सिस जिसमें अल्फा पार्टिकल आ रही है। ये अल्फा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस की तरफ आ रहा था, गोल्ड के एटम की तरफ आ रहा था, और ये आके यहाँ से डेविएशन कर दिया। तो डेविएशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। डेविएशन के पहले ये वो लाइन वो एक्सिस जो न्यूक्लियस के पास से क्रॉस हो रही थी, न्यूक्लियस के सेंटर से क्रॉस हो रही थी, उनके बीच का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। समझ में आया बच्चों? तो इसको हम लोग क्या बताएंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर। और प्रैक्टिकली हम देखें तो जैसे यहाँ पे मैं अगर डिफाइन करूँ तो यहाँ अगर हम ये डिस्कस करें, रेड वाला जो 2 पार्टिकल अल्फा पार्टिकल और 2' अल्फा पार्टिकल है, उसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, ये सेपरेशन, ये पर्टिकुलर सेपरेशन होगा या ये पर्टिकुलर सेपरेशन होगा। जो पार्टिकल 3 पास हो रहा है उसका क्या हो जाएगा, जो अल्फा पार्टिकल नंबर 3 है या 3' है, उसका क्या होगा, तो हम देखेंगे ये उसका इम्पैक्ट पैरामीटर होगा, उसका इम्पैक्ट पैरामीटर ये होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द path of incident alpha particle and path of alpha particle which is deflected by 180 degree angles, उनके बीच का जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन को हम लोग क्या नाम दिए, इम्पैक्ट पैरामीटर का नाम दिए। ठीक है, कौन सा, किसी भी अल्फा पार्टिकल के इंसिडेंट करने वाली जो पाथ है, उसका सेपरेशन उस अल्फा पार्टिकल से जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ, उनके बीच का सेपरेशन इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल के डिफ्लेक्शन होने के पहले का सेपरेशन इम्पैक्ट पैरामीटर कहा गया। अब यहां हम देखें तो जैसे जैसे यहां पे देखा जाए, 3rd नंबर पार्टिकल जो है वो ग्रीन लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, और 2nd नंबर पार्टिकल जो है वो रेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है इंसिडेंट होने का। तो यहां हम प्रैक्टिकली देखें तो रेड वाले सेपरेशन, ये सेपरेशन, दिस वन, ये रेड वाला सेपरेशन जो है वो सेपरेशन, और ये जो ग्रीन वाला सेपरेशन मैंने ले रखा है, इन दोनों सेपरेशंस में कौन सा सेपरेशन ज़्यादा है, तो हम देखेंगे 3rd पार्टिकल का 3' पार्टिकल जो है, 3rd पार्टिकल यहाँ से और या 3' पार्टिकल यहाँ से, उसका सेपरेशन 2 और 2' पार्टिकल के सेपरेशन से कम है। इम्पैक्ट पैरामीटर किसका ज़्यादा होगा, यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे आपको इम्पैक्ट पैरामीटर किसका ज़्यादा लग रहा है, 2 का, 2 या 3 का, या 2' का या 3' का। तो हम देखेंगे 2' के इम्पैक्ट पैरामीटर से ज़्यादा 3' का इम्पैक्ट पैरामीटर है, और 2 से ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर 3 का है। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 का इम्पैक्ट पैरामीटर 2 से ज़्यादा। बट अगर हम यहाँ का डिफ्लेक्शन एंगल को देखें, डेविएशन एंगल को देखें, तो हम ये देख रहे हैं
कि जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा है उसकी एंगल ऑफ डेविएशन कम है। तो यहाँ हम लोगों ने ये पाया कि देयर विल बी इन्वर्स रिलेशन बिटवीन द इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन से, दैट इज थीटा। ठीक है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में कैसा रिलेशन मिला बच्चों? इनवर्स स्क्वायर रिलेशन मिला। नॉट इनवर्स स्क्वायर रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। मतलब अगर एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा? कम होगा। एंगल ऑफ डेविएशन अगर कम है तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा? ज़्यादा होगा। सेकंड पॉइंट हम यहीं पे देख लें कि पहला पॉइंट कौन सा हो गया? इम्पैक्ट पैरामीटर। सेकंड पॉइंट हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। क्या देखेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया है? थीटा से। तो थीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन। सो इट इज एन एंगल with which alpha particle deviated when incident towards gold atom, गोल्ड फॉयल। जब गोल्ड फॉयल की तरफ हमने अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट किया तो जिस एंगल से हमारा अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ उस एंगल को हम लोगों ने क्या बोल दिया? इम्पैक्ट एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन और इम्पैक्ट पैरामीटर दो टर्म्स हम लोगों ने अभी जान रखा है। अब आगे हम लोग देखेंगे एक और टर्म्स यहाँ है और वो है हमारा रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझेंगे। यहाँ हम लोगों ने क्या देखा? इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? बी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन। और व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? वो एंगल जिससे हमारा अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है? गोल्ड फॉयल की तरफ जब हम इंसिडेंट करवा रहे हैं तो वो जिस एंगल से डेविएट हो रहा है उस एंगल को हम लोगों ने क्या बोला? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर देख लिया, एंगल ऑफ डेविएशन देख लिए। अब हम लोग समझेंगे एक और टर्म है, दैट इज रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम लोग समझने वाले हैं कि ये रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। ठीक है, तो पहला टर्म्स हम लोगों ने इम्पैक्ट पैरामीटर देखा, दूसरा टर्म्स हम लोगों ने एंगल ऑफ डेविएशन देखा, जिस एंगल से हमारा अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहा है, एंड देयर आफ्टर हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आर नॉट से। अब ये रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है बच्चों? तो हम लोगों ने फाइनाइट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल को यहां से गोल्ड फॉयल की तरफ प्रोजेक्ट किए। इंसिडेंट हुआ गोल्ड फॉयल की तरफ अल्फा पार्टिकल, तो वो अल्फा पार्टिकल जो हमारे गोल्ड के न्यूक्लियस के सबसे करीब तक जा पाया वो अल्फा पार्टिकल हमारा होगा पार्टिकल वो जो प्रोजेक्ट किया गया गोल्ड के तरफ और 180 डिग्री से डेविएट होके उसी पाथ में रिटर्न बैक हो गया। अब ये अल्फा पार्टिकल जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ था वो अल्फा पार्टिकल कितना क्लोज न्यूक्लियस के जा पाया, यही सेपरेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द सेंटर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कंसिडर्ड एज रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट क्या है? इट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन alpha particle deflected by 180 degree from the center of
गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड न्यूक्लियस के सेंटर से वो अल्फा पार्टिकल का मिनिमम सेपरेशन, जो अल्फा पार्टिकल कितने से डिफ्लेक्ट किया, 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ 180 डिग्री एंगल से, उसका सेपरेशन किससे, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से। इसको हम लोगों ने क्या बोला, रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है बच्चों, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस। तो यहां हम देखें तो यहां पे कौन सा पार्टिकल हमारा 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ, 1 2 3 4 या 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। तो हम यहां देखेंगे कि हमारा वो पार्टिकल है पार्टिकल नंबर 1, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, 1 का। तो 1 पार्टिकल ऐसे यहां से गया कि मैं यहां दूसरा डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा, जिसको हम लोग यहां समझते हैं कि हमने ये गोल्ड के न्यूक्लियस को लिया, ये गोल्ड का क्या है, न्यूक्लियस कंसीडर कर ले, और ये हमारे गोल्ड का एटम। तो गोल्ड के एटम की तरफ हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल को भेजा, यूं हमारा अल्फा पार्टिकल आया, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होने वाला पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल टूवर्ड्स गोल्ड के सेंटर ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, इंसिडेंट हुआ, और ये न्यूक्लियस के पास आके रिटर्न बैक उसी तरफ चला गया। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जहाँ तक आ पाया, वहाँ से सेंटर ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस के बीच के सेपरेशन को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया बच्चों, रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हम लोगों को यही कहानी समझनी है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और यहाँ हम लोग रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा गेन करने वाले हैं, डेटा एसेस करने वाले हैं कि वो डेटा क्या है, क्यों हम रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए कि यहाँ से जब हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया होगा, जब भी हम अल्फा पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो ये अल्फा पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, सोर्स से जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो उस अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मूव हो रहा है, इसलिए उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब अल्फा पार्टिकल जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, वो उस अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा है, नेचर का मतलब उसके ऊपर चार्ज कैसे हैं। तो हम कहेंगे जो अल्फा पार्टिकल हमारे गोल्ड की तरफ आ रहा है, उस अल्फा पार्टिकल का नेचर है कि उसके चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेके गोल्ड के एटम की तरफ आया, और किसको स्ट्राइक करने के बारे में सोच रहा है ये, तो हम कहेंगे न्यूक्लियस को स्ट्राइक करने के बारे में सोच रहा है, जिस न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, पॉजिटिव। इसका भी चार्ज पॉजिटिव है, और इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर हमने मान लिया Z, और चार्ज कितना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस का भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और अल्फा पार्टिकल का भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और ये अल्फा पार्टिकल जो कुछ पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा था, वो अल्फा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस के पास आके एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाएगा जहां उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल, प्रोजेक्टेड इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल is numerically equals to the potential electrostatic potential energy between the alpha particle and nucleus at radius of closest approach। तो हमने कहा कि हमने अल्फा पार्टिकल को क्या किया, हमने अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया किसके तरफ, गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ। तो उसको हम लोगों ने कुछ एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी दी होगी। तो दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल, इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे हो जाएगा, क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, मतलब ये अल्फा पार्टिकल कुछ पर्टिकुलर एनर्जी लेके गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ आ रहा था, से इसकी एनर्जी 100 जूल की है।
तो जब ये आगे बढ़ेगा तो क्योंकि गोल्ड के न्यूक्लियस का नेचर कैसा है, पॉजिटिव, और अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा है, पॉजिटिव, तो ये अल्फा पार्टिकल और ये गोल्ड न्यूक्लियस ये 100 जूल की एनर्जी लेके अल्फा पार्टिकल के गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ बढ़ा। क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, और कम होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। जिस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हुई, इसका मतलब होल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वही बात मैंने यहां लिख रखा है कि इस जगह पे अल्फा पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और इस जगह के अल्फा पार्टिकल जब वो रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तक आया, यहाँ अब तक आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, एंड देयर आफ्टर रिपल्सन के कारण वापस वो चला गया, डिफ्लेक्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण। तो ऐसे कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा इस पॉइंट पे किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हम लोग पहले चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ रखा है, और इसका इक्वेशन पाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज दैट इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका चार्ज है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। एंड दूसरा चार्ज हम लोग कह लेंगे कि हमारा जिस एटम को हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है, से अभी हम लोग उस एटम के न्यूक्लियस को कंसिडर करें, और उसका चार्ज कितना हो जाएगा, Z/E, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसका चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो टोटल चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव Ze, तो पॉजिटिव Ze। अब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और ये रिपल्सन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट का निकाल रहे हैं, ये सेपरेशन जो हमारे जहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो गई। सो ऐसे कंडीशन पे हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE² और इसको हम ये लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मैंने इस इक्वेशन में से R0 को कहाँ पहुँचा दिया, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, और काइनेटिक एनर्जी को कहाँ कर लिया, नीचे। तो रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K भी लिख सकते हैं, और साथ में 2ZE Z नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू E² डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी भी बना सकते हैं इक्वेशन इसको। तो हम लोगों ने रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो इक्वेशन पाया, वो इक्वेशन क्या है, R0 इक्वल्स टू K इंटू 2ZE² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। अब रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल को दे रखी थी एक्सपेरिमेंटली, यहाँ हमको ध्यान देने की बात है कि ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली पाया। एक्सपेरिमेंटली मतलब रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रखी थी, 5.5 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी ले रखी थी। और अगर हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में है, देखना ध्यान है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो हम यहाँ पे रेडियस जो कैलकुलेट करेंगे वो मीटर, सेंटीमीटर ऐसे टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, मतलब SI में कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में। तो जूल में कन्वर्जन के लिए हम लोगों ने लिखा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 5.5 मैग्नीट्यूड है, M स्टैंड फॉर मेगा दैट इज 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमको जूल में कन्वर्ट करना है, तो हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁹। अब हमारे पास जो एनर्जी हुई वो ये। नाउ अगर इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, पुटिंग दिस वैल्यू, अगर हम इस वैल्यूज़ को ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमको मिलेगा R0 इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, इंटू 2 Z की वैल्यू कितनी होगी हेयर फॉर गोल्ड न्यूक्लियस के लिए Z ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इक्वल्स टू 79। गोल्ड न्यूक्लियस के लिए Z की वैल्यू कितनी है 79, तो हम यहाँ रखेंगे 79
into charge of electron, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 of whole square, and this whole divided by this term, that is 5.5 into 10 raised to the power 6 into 1.6 into 10 raised to power minus 19. अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 4.13 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 14 मीटर, और जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर और 1 फर्मी भी कंसिडर कर सकते हैं। क्या कंसिडर कर सकते हैं? 1 फर्मी। तो ये बात रदरफोर्ड ने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख के कैलकुलेट किया और रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना पाया? 1 फर्मी, विच इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ एटम। तो अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ एटम, अभी मैंने बोला था ना कि रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अप्रॉक्सीमेट साइज हम लोगों ने जो एटम का पाया वो कितना है? 1 फर्मी। अप्रॉक्सीमेट कंक्लूजन क्या मिल रहा है इससे हम लोगों को कि कंक्लूजन क्या मिल रहा है हम लोगों को कि अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ एटम इज 1 फर्मी। कितना है? 1 फर्मी। तो हमको अगर ये पता करना है कि हमको ये डेरिवेट करना है कि व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ एनी एटम, तो हम ये इक्वेशन को सॉल्व करके इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑब्टेन इन द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रदरफोर्ड कीपिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन विल कम्स आउट टू बी 4.13 into 10 raised to power minus 14 meter, and which is approximately equals to 10 raised to power minus 15 meter. तो ये हम लोगों ने रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को समझ लिया। अब हम लोगों को एक और चीज जानना है बच्चों, वो ये कि इसी एक्सपेरिमेंट को गिगर और मार्स्टन ने किया। गिगर और मार्स्टन जो कि रदरफोर्ड के सपोर्ट में थे, उनके साथ साथ मिलके उनके कॉलीग थे, उन लोगों ने सॉल्व किया और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ली उन्होंने 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन गिगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट गिगर मार्स्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया इन्होंने, और 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेने के बाद इन्होंने जो कैलकुलेशन की करके कंक्लूजन जो रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को निकाला वो हमारे पास मिला 30 फेम्टोमीटर या 30 फर्मी। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हम लोग कितना पा रहे हैं? 1 फर्मी। गिगर मार्स्टन के एक्सपेरिमेंट में हम लोग कितना पा रहे हैं? 30 फर्मी। तो अप्रॉक्सीमेट और प्रैक्टिकली जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे कैलकुलेशन हमारे अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है। रदरफोर्ड का कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ हम लोगों ने नोट कर रखा है, अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ एटम इज 1 फर्मी। कितना लिया था रदरफोर्ड ने? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, बट मार्स्टन ने काइनेटिक एनर्जी जो दी अल्फा पार्टिकल को वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे सेट करके करी। तो रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू कितनी पाई? 30 फर्मी सॉरी। अब एक्चुअल जो साइज है, एक्चुअल साइज ऑफ गोल्ड इज कम्स आउट टू बी, बाद में हम लोगों ने कैलकुलेट किया और पाया 6 फर्मी। कितना पाया? 6 फर्मी पाया। तो यहां से देखा जाए तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हमारा जो क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल है वो गोल्ड न्यूक्लियस के लगभग करीब तक पहुंच चुका था। तो ये हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स जाने। हम लोगों ने पहले जाना कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, फिर हम लोगों ने जाना एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या है या एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि व्हाट इज रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन क्या है। तो नेक्स्ट देखा जाए कि लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स। हम लोग देखेंगे क्या कि रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन दी अपने मॉडल के थ्रू, वो कंक्लूजन ये बताया
कि किसी भी एटम के सेंटर पे क्या होता है बच्चों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस टर्म को, कि किसी भी एटम के सेंटर पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके चारों तरफ हमारे पास क्या है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन इट्स फिक्स ऑर्बिट। ठीक है, ये स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहे हैं हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो अब ऐसे कंडीशन पे लिमिटेशन क्या है, इसको हम समझेंगे। तो पहला लिमिटेशन जो है वो ये कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये पढ़ रखा है, हम लोगों ने ये जाना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी से, कि अगर हमारा ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यहाँ मैं न्यूक्लियस ले लूँ, दिस आर द न्यूक्लियस, कंसीडर्ड इट एज न्यूक्लियस, इट इज नॉट एक्चुअली न्यूक्लियस, हम लोग यहाँ न्यूक्लियस कंसीडर कर ले। और इसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब अगर चक्कर लगा रहा है तो ऐसे कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, यहाँ की लीनियर वेलोसिटी, यहाँ की लीनियर वेलोसिटी, यहाँ की लीनियर वेलोसिटी, हर एक पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, इसकी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट रहेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं उनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड कितना v, यहाँ पे भी कितना v, यहाँ पे भी कितना v मान लेते हैं हम, और यहाँ पे भी कितना v। तो हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है। मैग्नीट्यूड v है, क्या इसकी वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है? तो हम ये कहेंगे कि नहीं, इसका वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो गई, नीचे की तरफ। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो गई, राइट की तरफ। यहाँ वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ। तो ऐसे हम देखें कि मैग्नीट्यूड भले फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स होने पर भी हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन परफॉर्मिंग एसेलरेटिंग मोशन। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, एसेलरेटिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब क्यों हम एसेलरेटिंग मोशन से इसको रिलेट कर रहे हैं, इसको हमको समझना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी में हम लोगों ने पाया था कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल परफॉर्म एसेलरेटिंग मोशन इट विल रेडिएट एनर्जी। तो अगर ये हमारा अल्फा इलेक्ट्रॉन अगर एसेलरेटिंग मोशन कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो ऐसे कंडीशन पे ये क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। और यहाँ इस इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी होगी, अगर ये एनर्जी रेडिएट किया तो इसकी एनर्जी कम होगी। और फाइनली हम ये देखेंगे कि ये है हमारा न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से जब चक्कर लगा रहा था, तो चक्कर लगाने के दौरान इसकी एनर्जी धीरे धीरे रेडिएट करते करते एनर्जी को कम हो जाना चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर चला आना चाहिए, ऐसे न्यूक्लियस तक आ जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से एसेलरेटिंग चार्ज रेडिएटेड एनर्जी, और अगर एसेलरेटिंग चार्ज रेडिएट एनर्जी, तो यहाँ तो एसेलरेटिंग चार्ज ही, इलेक्ट्रॉन क्या है, एसेलरेटिंग चार्ज ही है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फिक्स है बट डायरेक्शन फिक्स नहीं। इसका मतलब एसेलरेशन है। एसेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी तो हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। ऐसे कंडीशन पे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एसेलरेटिंग मोशन कर रहा है, और एसेलरेटिंग मोशन करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ये एनर्जी रेडिएट करेगा और इसकी टोटल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी तो धीरे धीरे वो कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियस तक। एंड दिस एक्शन जो मैं यहाँ पे नीचे वाले डायग्राम से दिखाया हूँ कि इलेक्ट्रॉन स्पाइरल मोशन करता हुआ न्यूक्लियस तक आ गया, इस एक्शन को बोला गया पीलॉप। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के
को अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा कि अपने फिक्स ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से कहाँ आ जाने चाहिए, न्यूक्लियस तक पील ऑफ हो जाना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ये चीज़ हम नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, बट हम प्रैक्टिकली जब एटम को देखें तो वहाँ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। तो दिस आर द फर्स्ट लिमिटेशन। कि क्या लिमिटेशन है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ according to the theory of electromagnetic waves, accelerated charge radiated energy, and peel off occur होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली electron revolves in its stationary orbit। तो थ्योरेटिकल क्या होना चाहिए, पील ऑफ करके न्यूक्लियस तक आ जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली वो अपनी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। तो ये है लिमिटेशन कि थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोल रही है कि न्यूक्लियस तक इलेक्ट्रॉन को आ जाना चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, अपनी ही ऑर्बिट में। तो इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपनी थ्योरी के, अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। इस पॉइंट को उनके पास कोई, इस पॉइंट का इनके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। सेकंड पॉइंट कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी रेडिएट किया है तो एनर्जी रेडिएट करते समय इसकी धीरे धीरे टोटल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ से जो एमिटेड रेडिएशन होगा, वो एमिटेड रेडिएशन फ्रॉम जब वो अपने फिक्स ऑर्बिट पे था तब से लेके न्यूक्लियस तक में जितने भी रेडिएशन होंगे, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस होगी। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी मीन्स हम ये देखेंगे कि मान लिया जाए 1 to 10 एक काउंटिंग है, तो 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग में हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या क्या मिल रहे हैं। मान लिया जाए फ्रीक्वेंसी को हम 1 to 10 से डिफाइन करें तो 1 फ्रीक्वेंसी, 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 4, ऐसे करके 10। अब यहाँ पे अगर सारे 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकली तो हम ये कहेंगे कि एमिशन जो हुआ वो कंटिन्यूअस एमिशन हुआ। बट ऐसा कहीं हो कि 1 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हुआ बट 2 का ना होके 7 का हो गया, 7 का हुआ फिर 8, 9 ना होके 10 का हो गया, तो ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे जो एमिशन हो रहा है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का हो रहा है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में इलेक्ट्रॉन अगर पील ऑफ करते हुए न्यूक्लियस तक आ रहा है तो एमिशन जो होना चाहिए वो हर एक फ्रीक्वेंसी का होना, रेडिएशन जो एमिशन ऑफ रेडिएशन होना चाहिए वह हर एक फ्रीक्वेंसी के फोटोन का होना चाहिए। बट हम ये जो पाए हर एक फ्रीक्वेंसी का फोटोन मीन्स हमने यहां देखो क्या दिखाया है कि ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमको डिफाइन करता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। हम ये देखते गए वाइब्रेशन हमारी क्या हो रही है, वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती जा रही है। तो हर एक फ्रीक्वेंसी की हम लोगों को रेडिएशन मिली, मीन्स एमिशन जो हो रहा है, एमिशन ऑफ रेडिएशन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस ये होना चाहिए। जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से, प्लैंक थ्योरी के हिसाब से जो एमिशन ऑफ रेडिएशन होना चाहिए इस
प्लॉप एक्शन में वो कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस, मीन्स हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन का एमिशन होना चाहिए। बट जब एमिशन करके हम लोगों ने देखा, एमिशन प्रोसेस को देखा, तो एमिशन ऑफ रेडिएशन जो हुआ वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का नहीं हुआ, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का हुआ, और जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो एमिशन हुआ वो लाइन एमिशन हुआ, मतलब कंटिन्यूअस एमिशन ना होके लाइन एमिशन। अब कंटिन्यूअस एमिशन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे ये हमारा फ्रीक्वेंसी का स्केल है, तो हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हमें मिली, जिसको मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं कि हम यहां से देखें कि इस स्केल पे जितने लाइंस पड़े उतने नंबर ऑफ रेडिएशन अकर हुए। तो हम मान लेते हैं कि इसको हम बोल लें किसी F1 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और इसको बोल लें किसी F फाइनल फ्रीक्वेंसी रहती है F2 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो हम कंटिन्यूअस एमिशन में क्या देखें, हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली हम लोगों ने ये पाया कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज में F1 से लेके F2 के बीच में हमको एक पर्टिकुलर रेडिएशन ही मिला, 1, 2, 4 ऐसे ही रेडिएशन मिले। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर एनर्जी का किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटोन का ही एमिशन हो रहा है। किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन का एमिशन अगर हो रहा है, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो ट्रांजिशन के कारण एमिशन हुआ, ना कि ये पी-लॉप के एक्शन के कारण। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन हम लोगों ने क्या पाया, पहला लिमिटेशन पाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करता हुआ, स्पाइरल मोशन करता हुआ, कहाँ हेलिकल मोशन करता हुआ कहाँ जाना चाहिए था, न्यूक्लियस के पास। और अगर ऐसा करता है वो, तो वो कंटिन्यूअस एनर्जी का एमिशन करेगा और कंटिन्यूअस एनर्जी का रेडिएशन करेगा, तो हमको हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलेगी, हर एक फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन मिलेंगे। बट प्रैक्टिकली हम लोगों ने, ये हमारी थ्योरेटिकली वैल्यू होनी चाहिए थी, ये थ्योरी के हिसाब से होना चाहिए था। किसकी थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW एंड प्लैंक की थ्योरी के, प्लैंक की थ्योरी के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। EMW क्या कहता है, रेडिएशन ऑफ एमिशन होगा जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग मोशन करेगा। प्लैंक ने क्या कहा, एनर्जी जो किसी भी रेडिएशन से रिलीज होगी वो एनर्जी h न्यू के इक्विवेलेंट होगी, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। मीन्स हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट को निकलना चाहिए था अगर ये एक्शन हो रहा है। बट हमारा ये एक्शन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोगों ने ये पाया, तो ये हमारा कंटिन्यूअस एमिशन भी नहीं हो रहा है। एमिशन हम लोग को कैसा मिला, लाइन एमिशन मिला। मीन्स हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम नहीं पाए। तो हर एक फ्रीक्वेंसी की लाइट को नहीं पाए, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं उसके कारण एनर्जी फोटोन का एमिशन हुआ है, ना कि ये पी-लॉप के एक्शन के कारण। तो दिस आर द लिमिटेशन, जिस लिमिटेशन को हमारे रदरफोर्ड साहब ने एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे, पहला और दूसरा, कि ये कंटिन्यूअस एमिशन होना चाहिए, बट कंटिन्यूअस एमिशन ना होके कैसा एमिशन मिल रहा है, लाइन एमिशन मिल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को पी-लॉप कर देना चाहिए, लेकिन पी-लॉप नहीं किया, वो अपने ही ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारी लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड है। अब इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए बोहर्स ने अपनी थ्योरी दी, अपने पोस्टुलेट्स के हिसाब से उन्होंने बताया कि हाउ टू सॉल्व दिस मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट्स कि पी-लॉप क्यों नहीं हो रहा है और कंटिन्यूअस एमिशन क्यों नहीं हुआ है। इसको बोहर्स ने अपने खुद के मॉडल्स में डिफाइन किया। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।